नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने हैं प्रश्न 2023 पाँच पाँच सेट जारी किया गया है। पाँच पाँच सेट जारी किया गया है सारे सब्जेक्ट का, क्लास 10th का डिस्कस करने वाले हैं। विषय गणित का, क्लास 10th का, जो कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2022-23 हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित होगा, है ना। उसका हम लोग आज एमसीक्यू करने वाले हैं, है ना। जो कि मैथ का सेट नंबर 2 होगा, सेट नंबर 2 होगा जी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग निकालते हैं सेट नंबर 2, जिसमें 1 से 40 तक क्वेश्चन होंगे, है ना। और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जी। ये देखिए आपका सेट नंबर 2, मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 2, ठीक है। आपको क्लियर तरीके से दिख रहा होगा, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे जी। यहाँ पर क्या कर रहा है सो देखिएगा, मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 2, ये मैथ्स का है, MATHS मैथ्स का है जी। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 120 को हम कैसे लिखेंगे, आप लोग गुणनखंड निकालना होगा, गुणनखंड 120 का निकाल लीजिएगा। अन्यथा आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 120 का गुणनखंड निकाल लीजिए, या तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं जी। ऑप्शन से कैसे चेक करिएगा, ऑप्शन से चेक करने का है कि आप गुना करके देख लीजिए, 120 आएगा। इसमें पहला ऑप्शन में ही गुना करके 120 आ जा रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पचे 120, है ना। टोटल 120 आ रहा है। या तो फिर 5 दूनी 10 कर दीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा जी। बाकी सब में आपका 120 नहीं आएगा, इसलिए सब ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 26 और 91 का HCF क्या होगा। 26 और 91 का HCF आप नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। 26 भागा दीजिएगा 91 में, 91 में भागा दीजिएगा तो आपका लग जाएगा कितना बार में, 3 बार में आपका लग जाएगा जी। आप पूरा निकालिएगा तो यहाँ पर 26 का 52 26 78 आपका आ जाएगा, माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 13। 13 से लगाइएगा 26 को, ये वाला 26 ले आइएगा, 13 दूनी 26, जो कि आप लोग पहले से भी जानते हैं जी। यानी 13 आपका आंसर हो जाएगा, इधर वाला HCF क्या हो जाएगा 13। इतना आप लोग पहले से भी जानते थे, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था जी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 + 2 √ 5 कैसी संख्या है। सेम टू सेम सेट नंबर 1 में बहुत ज्यादा डिटेल से हम डिस्कस किए हैं ये सारी क्वेश्चंस को, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर बताएंगे कि किस तरीके से इसका आंसर होगा जी। √5 सबसे पहले अपरिमेय संख्या है, उसके साथ गुना होकर के 2 आ गया, वो भी अपरिमेय होगा। अगर उस अपरिमेय संख्या होगा, यानी कहने का मतलब तीसरा का बी आंसर हो जाएगा जी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a = BQ + बी कैसा है। पिछला सेट नंबर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे, सारा कुछ डिस्कस किए थे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, सब ऐसे करके अगर हम दे भागा, ए बीच में होता है, इसमें बी से भागा दिया जाता है, और क्यू मेरा भागफल आता है, और शेषफल आर आता है जी। और जिससे भागा देते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसलिए मेरा बी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, चौथा का बी भाजक हो जाएगा जी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़, 5 नंबर में कह रहा है कि नीचे दिया गया जो ग्राफ है, y = px का ग्राफ है, वो दिया गया है, उसमें बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो जय बार x टच करेगा, x के x को टच करेगा उतना शून्यक, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टच किया, यानी 4 शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है जी। यानी कहने का मतलब पांचवा का सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हो गया, शून्यकों की संख्या। छठा नंबर देखते हैं। द्विघात बहुपद ax² + bx + c हो है तो इसके शून्यकों का योग क्या होगा। ये भी पहला नंबर सेट में इसका डिस्कस किया गया था, हम वीडियो बनाए थे उसमें डिस्कस किए थे, और इसमें पुनः डिस्कस कर देते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 6 का हो जाएगा आपका C/A ऑप्शन, जिसमें रहेगा सो जी। C/A यानी कहने का मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि शून्यकों का योग होता है C/A, और शून्यकों का गुणनफल होता है -B/A जी, जो आप लोग जान रहे हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं जी। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम होती है। द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब पावर में 2, यानी ax² + bx + c इसका क्या होता है, जनरल साधारण रूप होता है। तो जितना अधिक पावर होगा उतना ही उसका शून्यकों की संख्या होगी अधिकतम, यानी
द्विघात में 2 पावर अधिक है, तो हो जाएगा मेरा आंसर नंबर बी, यानी कहने का मतलब शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, यदि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा जी। अगर ऐसा सिचुएशन होता है, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहला नंबर सेट से रिलेटेड है जी, ऐसा अगर कहीं होता है तो इसमें क्या हो जाएगा जी, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 अगर होता है तो आपका हो जाता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका मतलब 2 गो लाइन ऐसा होगा, यानी समांतर रेखा का ये संकेत होता है जी। क्लियर, यानी 8वां का सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां नंबर हम देख लेते हैं। 9वां नंबर में क्या कह रहा है, समीकरण ax प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 के हल कै गो होंगे, अनंत होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, तो कैसे करेंगे आप देख लीजिए कि x के पहले क्या लिखा हुआ वो a होता है, y के पहले जो होता है वो b1 होता है, और दूसर का समीकरण में x के पहले a2 होता है और y के पहले जो लिखल रहता है वो b2 होता है जी। क्लियर, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सो देखिए आपका a1 1 हो गया, आप चेक करके देख लीजिए कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 किस प्रकार के रिलेशन में है जी। a1 यानी कहने का मतलब 1, x के पहले, यहाँ देखिए x के पहले क्या है 1 है, तो 1 बटे a2 क्या, ये दूसर का x के पहले क्या है, सो देखिए दूसर का x, यहाँ दूसर का x ये हो गया a2 और यहाँ हो गया ये b2 और ये हो जाएगा इधर बराबर के लाएंगे तो ये हो जाएगा c2। ठीक है, तो a1 बटे a2 करेंगे तो आपका a1 तो हो गया 1 और a2 जो है वो 2 है, बटा में 2 लिख दिए, और यहाँ देखिए a2 हो गया, फिर b1 मेरा हो गया 2 और c1 b1 b2 जो होगा मेरा वो y के पहले जो है, सो y के पहले, यहाँ वाला y के पहले जो है वो भी 2 है जी, यानी a1 बटे a2 1 बटे 2 हो जाएगा, b1 बटे b2 2 बटे 2 हो जाएगा जी। अब देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है, 2 से 2 काटेंगे 1 बटे 1, क्या 1 बटे 2 बराबर है, तो देख रहे हैं कि नहीं बराबर है, यानी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसका मतलब हो जाता है कि ये एक ऐसी रेखा है जो एक जगह टच करती है जी, एक जगह प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और जब एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल हो जाएगा, यानी 9वां नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक हल होगा जी। क्लियर हो गया, अगर यही रहता a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2 तो अनेक हल हो जाता, और अगर कहीं ये बराबर यहाँ रह जाता और यहाँ बराबर नहीं रहता तो कोई भी हल नहीं होता जी। क्लियर, ये हम लोग पहला नंबर सेट में भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्या कह रहा है, सो देखिए समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15 में अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा। सिंपल सा बात, अभी तुरंत जस्ट इस बात को हम बोले हैं क्या कि अगर आपका अनंत हल होना चाहिए तो क्या होगा, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2 जी। अब a1 बटे a2 यानी कहने का मतलब इसमें a1 क्या है, x के पहले क्या है 1 है, यानी 1 बटे 1 बराबर b बटे b2, b1 क्या है मेरा y के पहले, देखिए y के पहले 2 है, 2 बटे b2 क्या है मेरा जी, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक किया, सही से दोबारा रिपीट करते हैं। a1 a2 में a1 तो मेरा 1 हो गया, यहाँ पर मेरा यहाँ पर देखिए x के पहले 5 है, 1 बटे 5 हो जाएगा, बराबर b1 मेरा यहाँ पर देखिए 2 हो गया, लेकिन b2 मेरा क्या है k है, देख लीजिए b2 मेरा k हो गया। ठीक है, दूसरा समीकरण वाला 2 2 वाला होता है, पहला समीकरण वाला 1 1 वाला होता है, और c1 मेरा क्या हो जाएगा, c1 आप 3 नहीं समझिएगा, 3 होगा, बराबर के इधर है ना तो उसको लाना पड़ता है इस साइड, -3 होगा। c2 क्या होगा, बराबर के इधर, इधर लाइए -15 होगा जी, c2 हो जाएगा -15। क्लियर, अब आप काट के देखिए सब बराबर होना चाहिए, 1 बटे 5 ही हो गया, और 3 को काटिए, 3 पचे 15, ये भी 1 बटे 5 हो गया, तो आपको 2 के नीचे वाला हिस्सा यानी के
के का ऐसा होना चाहिए कि 2 से 5 बार में लगे ताकि 1/5 आ जाए। तो के का मान 10 रहेगा तब न 2 से 5 बार में लगेगा, 2 से 5 बार में लगेगा 1/5 आ जाएगा, तब तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा। इसलिए मेरा के का मान 10 होना चाहिए और 10वां का नंबर में है, इसलिए 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अगला पेज में हम लोग देख 11 क्या कह रहा है, सो देखिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए हम आपको बताए थे पिछला वीडियो में, बहुत गहराई से बताए। आज केवल डील करेंगे, केवल ध्यान से इसको सुनिएगा, सेकेंडों नहीं लगेगा डिसाइड करने के समीकरण है कि नहीं। आप इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, जब स्क्वायर x-2 का होल स्क्वायर करिएगा तो आपका एक्स स्क्वायर तो अबे करेगा, और बराबर के इधर कोनो एक्स स्क्वायर नहीं है जो कि इसको काट देगा, तो इसीलिए यहाँ पर का रूप तो अबे करेगा। जब एक्स स्क्वायर का रूप आएगा तो ये द्विघात समीकरण होगा। अब ये हो गया पहला नंबर के, यानी पहला नंबर द्विघात समीकरण है। दूसरा नंबर देखिए, बी नंबर, बी में आप ई वाला एक्स, यहाँ वाला जो एक्स है वो 2x से गुना करिएगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा आपका। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, और बराबर के उधर देखिए आप, बराबर के इधर भी एक एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर इधर और एक एक्स स्क्वायर इधर, घटाइएगा तो एक एक्स स्क्वायर बच ही जाएगा। जब एक्स स्क्वायर बच ही जाएगा तो ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं होने का कोई संभावना ही नहीं है। अगर आपको शक है तो आप पूरा सॉल्व करके गुना करके देख लीजिएगा। तीसरका देखते हैं, तीसरका में इस साइड में एक्स स्क्वायर है जी, क्योंकि x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और बराबर के इधर कोई है जो इसको काट देगा, इसलिए हाँ, आपका कैलकुलेशन करिएगा तो एक्स में ये आएगा ही सी, इसलिए द्विघात समीकरण है। डी को देखते हैं, डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x-1 का होल स्क्वायर है, और इधर क्या बोल रहा है इसको देखिएगा। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं इसको ताकि क्लियर तरीके से दिख जाए जी। हाँ, x माइनस यहाँ पर है x-2 इंटू एक्स, इधर यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं, जगह है मेरे पास, यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ क्या करिएगा, x को x से गुना करिएगा तो इधर बराबर के इधर आएगा करेगा, और इधर आप x स्क्वायर करिएगा तो x स्क्वायर आएगा, 2x इधर दोनों कैंसिल कर देगा, द्विघात समीकरण नहीं बना। क्लियर। आपको अगर शक लगता है तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, उतना ही। इसलिए 11 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर है जो द्विघात समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है सो देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण x + c = 0 के मूल वास्तविक मान होना चाहिए। वास्तविक मूल मान मूलता होता है जब 0 होगा, डी बराबर 0 होगा तो वास्तविक और समान होगा जी। इसको एकदम सही ढंग से क्वेश्चन हमेशा आ रहा है इससे रिलेटेड, और द्विघात समीकरण से बहुत सारा एमसीक्यू में आ रहा है जी। अब अगला देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, 3x² + 5x + 2 = 0 के विविध क्या होगा, विविध का रूसी को डी को ही कहते हैं, डी बराबर होता है 4c, ठीक है। तो बी मेरा कितना है, ये हो गया, देखिए ये x के वाला जो है, ये x पहले जो है वो -5 है, -5 का स्क्वायर, क्लियर, -5 का होल स्क्वायर जी, -5 होल माइनस 4 इंटू ए एक्स स्क्वायर के पहले जो है एक्स स्क्वायर 3 है, क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर के पहले है ना, पहले है खाली जो है उसको कहेंगे या इंटू देख लीजिए, विविध का निकल जाएगा। 25 माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, 4 तिया 12, 24 आ जाएगा। 25 में से 24 चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक, डी मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 13 नंबर ऑप्शन का क्या है जी, 13 का बी आंसर हो जाएगा और 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सूत्र है, तो द्विघात सूत्र क्या हो जाएगा, -b + -d। 14 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको एक और रूल में लिखते हैं हम लोग, जो डी का लिख देते हैं, जैसे ऊपर में लिखे थे -b + -b + -d² डी स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिखते हैं 4c,
रूट अंडर डी की जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 में 2ab, ये आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर दिया केवल लिख दिया, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर डी क्या होगा। प्रथम पद तो 3 होगा शुरू वाला पद, और डी निकालने के लिए दूसर का में से पहला का घटा दीजिए, यानी 1 में से आप 3 घटा दीजिए, 1 में 3 घटाइएगा -2, यानी 3 - 2 आंसर होगा, 3, -2 बी हो जाएगा। 15 नंबर का बी आंसर होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है, इसका 11वां पद निकालने के लिए बोला है, यानी n बराबर 11, n बराबर जी, क्लियर, n बराबर 11 पर बनाते हैं। तो nवां पद के लिए फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d होता है जी। 11वां पद a11 निकालने बोला है, a का मान मेरा कितना है, शुरू में दिया है -3, -3 लिख देंगे, प्लस n - 1 देखेंगे, यानी 11वां पद तो 10 - 1 हो जाएगा, मेरा निकालना पड़ेगा। 1/2 में घटा देंगे -3 जी, क्योंकि दूसर का संख्या ये है और पहला का संख्या ये है, इसको घटाएं, दोनों प्लस हो जाएगा जी, यहाँ वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस, प्लस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, -1/2 3। अब देख लीजिए 3 में से आधा घट जाएगा, तो ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि अढ़ाई बचेगा जी, 2.1/2, 5/2 इसको कह सकते हैं। 5/2 मेरा क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा मेरा डी। तो डी के जगह पर हम लोग लिख देंगे 5/2 जी, क्लियर। और यहाँ पर एक मिस किए हैं, जो कि n बराबर 11 - 10, कि अगर कहीं हम लोग -3 लिख दिए, 11 में से 10 घटाए तो क्या हो जाएगा, 11 में से 1 घटाए तो हो जाएगा 10, और गुना बटे 2, क्लियर, प्लस था, दूसरे काटिएगा, ये में लगेगा, इधर हम इसको साइड कर देते हैं, क्लियर। 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ऊपर में उसमें से -3 करिएगा तो 25 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो आप जाएगा 22 आ जाएगा जी। यानी आपका कहेंगे में से 22 कौन सा ऑप्शन है, 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जी, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, ये 16 क्लियर हो गया होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल, n धन मतलब ये घन नहीं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योगफल का एक फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, जो कि बी में है, आपका आंसर होगा। यानी 1 2 3 4 5 इसको अगर जोड़ना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, n × n + 1/2। और ये किससे निकलता है, आप निकालिएगा तो डी करके निकालिएगा, यही फॉर्मूला निकल के आएगा, क्लियर, इसको याद रख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। 18 नंबर में कह रहा है, आकृति हम दे दिए हैं आपको, आकृति सही ढंग से दिखाते हैं, रुकिए इसको हम क्लियर ढंग से दिखाते हैं जी। ये हमारा आकृति है, ठीक। आकृति में ABC और PQR सर्वांगसम नहीं बल्कि समरूप है, सॉरी समरूप है, में जिसमें प्रयुक्त समरूपता कसौटी क्या होगी। आप देखिए एंगल 60 डिग्री का 60 डिग्री से मिल गया, 80 का 80 से मिल गया, 40 का 40 से मिल गया, यानी एंगल 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 हो जाएगा, एंगल 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 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 18 का ए हो जाएगा जी, क्लियर। अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समलम ABCD जिसमें ABCD के समांतर है, चित्र भी बना देते हैं, ऐसे करके समलम हो गया जी, समलम यहाँ पर लिख दिए, ठीक। इसका A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D लिख देते हैं। ABCD जो लिखा हुआ है उसमें क्या कह रहा है, ABCD के समांतर है, ABCD के समांतर है, इसके विकर्ण परस्पर O पर करते हैं, यहाँ पर लिखना चाहिए था प्रतिच्छेद करते हैं, इसका विकर्ण, एक विकर्ण यहाँ से एक विकर्ण यहाँ से जी, और O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका नाम हम दे देंगे O, क्लियर। और इस तरीके से लिखा है, यदि AB = 2CD, AB का
ए बी जितना है ओकरा से ए बी जो है सी डी से दुगुना है, यानी सी डी छोटा होना चाहिए था, ए बी बड़ होना चाहिए था। हमको मालूम नहीं था कि क्वेश्चन इस तरीके से देगा, इसलिए चित्र तो ऐसे बना दिए हैं, लेकिन सी डी जितना भी है उसका दुगुना है ए बी, यानी सी डी एक्स हैगा तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा जी। क्लियर हो गया। अगर सी डी मेरा x होगा तो ए बी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर हो तो एओ बी और सीओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात एओ बी एओ बी और सीओ डी, याद रखिए ऊपर वाला जो त्रिभुज है और नीचे वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो है और नीचे वाला त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम हुआ, देखिए ई वाला नीचे वाला कोण और ऊपर वाला कोण शीर्षाभिमुख से बराबर हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि ए बी और सी डी सर्वांगसम है, ए बी और सी डी समांतर है, तो ए बी जो आपका लाइन है और सी डी जो लाइन है उसका एकांतर कोण बी ए सी डी, यानी कहने का मतलब कोण ए और कोण सी एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से ए बी डी सी, यहां पर में बी कोण और डी कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वाला और नीचे वाला त्रिभुज एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल 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 से समरूप हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर कहीं दो त्रिभुज समरूप है, नीचे है ऊपर वाला, उसका एरिया का अनुपात उसके भुजा के स्क्वायर के में भी बताया है ना। एओबी और सीओडी का क्षेत्रफल याद रखिएगा, जिसका अनुपात पहले बोला उसको पहले लिखिएगा। एरिया ऑफ ए सॉरी पढ़ाई लिखते हैं ए ओ बी बटे सी ओ डी। तो एओबी का भुजा क्या है जी, एओबी का भुजा हो गया ए ओ बी, ये वाला हो गया एओबी ऊपर वाला, तो एओबी का भुजा हो गया 2x। अब बटे में सीओडी, सीओडी का भुजा क्या हो गया सीओडी नीचे वाला भुजा हो गया x, दोनों का भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, x x से काट दीजिए 2/1 का होल स्क्वायर, 2/1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 4:1 हो जाएगा जी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 19 का सी सही होगा, 4:1 हो जाएगा। क्लियर है, 4:1 होगा जी। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, 19 नंबर हो गया, 20 नंबर देखते हैं जी, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी में ए बी 7 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर और बी सी 24 सेंटीमीटर। पहले ए बी सी खींच देते हैं, बी कोण का मान ज्ञात कीजिए। अनुमान लग गया है वैसे, लेकिन फिर भी लिख देते हैं जी। ए सी 25 है, 25 बड़का साइज वाला 25 है जी, बड़का 25 हो गया यहाँ पर, ठीक है। बाकी एगो 7 है और एगो 24 है जी, ठीक। तो आपको पता है बड़ा वाला जो होता है वो कर्ण होता है, ये 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा। सबसे पहले ए सी 25 लिखते हैं, ए सी 25, तो ए लिखा गया आपका, देखिए ए लिखा गया सी लिखा गया, तो यहाँ बी बच जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा बी होगा जी। और इसको आप बड़े ध्यान से समझिए कि बी का कोण 90 डिग्री कैसे होगा, बी का कोण 90 डिग्री होगा और कैसे होगा। आप 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करिएगा तो 25 के स्क्वायर के बराबर होगा, 7 49, 24 24 से 576 बराबर 25 25 से 625 आ जाएगा जी। तो आप 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करिएगा तो 25 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, जो कि ट्रिपलेट माना जाता है। वैसे हम इसको क्लास में भी बताए थे कि 7 24 25 एक ट्रिपलेट है, जो कि 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करिएगा तो 25 का स्क्वायर के बराबर आएगा। एक और फेमस ट्रिपलेट है जो आप में आता है, एक है 3 4, यानी 3 4 का स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर। एक और याद रख लीजिएगा, 7 24 25 याद रख लिए, 3 4 5 याद रख लीजिएगा, और एक है 5 12 13, ये ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करिएगा तो 13 का स्क्वायर, ये कोई भी एक आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा जी। क्लियर। तो हमारा कौन सा कोण 90 डिग्री का होगा, बी कोण। बी कोण कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का, यानी बी का सी ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, वाई अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी क्या होगी। सिंपल सी बात है 3 होगा जी। कैसे, सो देखिए ये है मेरा वाई अक्ष, ये वाला हो गया, वाई अक्ष ये वाला हो गया, एक्स अक्ष में ये होला हो गया। अब 3 5 का मतलब क्या हुआ, एक्स में 3 और वाई में 5। मान लीजिए
5 हो गया और 3 और 5 मिलेगा यहाँ पर, यहाँ 5 मिलेगा, सॉरी 3,5 लिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि y अक्ष मेरा ई वाला है और एकरा से ई बिंदुआ यहाँ है भैया, एकरा से दूरी इतनी है, तो इतना दूरी क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ का दूरी, और यहाँ से यहाँ का दूरी x है, x यानी 3, तो इसलिए सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा जी। क्लियर है। अब अगले ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, 22 की ओर। बिंदु -10, 6 और 6, -10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, ये कहना चाह रहा है। नियामक यानी निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए दूरी सूत्र बड़ा फेमस है, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2 जी। ये हो जाता है आपका। x1 क्या है, x1 -10 है, x2 क्या है 6 है, y1 क्या है 6 है और y2 क्या है -10 है। कर दीजिए, -10 प्लस 6 बटा में 2, दूसरा है y1 6 प्लस -10 है ना, क्योंकि y2 मेरा -10 है, बटा में 2, यही निर्देशांक हो जाएगा जी। अब आपका यहाँ देखना पड़ेगा, 10 -10 और 6 को करिएगा तो -4 आएगा। अब -4 बटे में 2 यानी कहने का मतलब -4 बटे में 2 यानी -2 हो जाएगा। ये हो गया x निर्देशांक। अब y निर्देशांक को देखिए, 6 -10 इसका भी -4 ही आएगा, -4 बटे 2 करिएगा तो -2 ही आएगा, यानी -2, -2 निर्देशांक आ जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2, -2 यानी डी। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा डी जी। क्लियर हो गया। ये वाला सूत्र बहुत जरूरी से याद रख लीजिएगा, ये मध्य बिंदु वाला में बड़ा आसान कर देता है जी। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन कहाँ है जी, देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, ट्रिगोनोमेट्री से 23 नंबर क्वेश्चन दे दिया है जी। ट्रिगोनोमेट्री में 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका आप मान बैठा दीजिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और बटा में क्या कह रहा है, 1 माइनस tan 30 डिग्री का स्क्वायर यानी 1/√3 का होल स्क्वायर जी। आप इसको सॉल्व करिएगा तो 1/√3 आपका ऊपर वाला रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और आप √3 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 3 आ जाएगा जी। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो ये 2/3 आ जाएगा। देख लीजिए, ऊपर में है 1/√3 और भागा में है तो भागा को गुना में, ये वाला भागा है ना जी, ये वाला 3 आया था तो आपका हो जाएगा 3/2। तो आप काटिएगा तो √3 को 3 से काटिएगा, ये मतलब होता है भी √3 कहिएगा ना, 3 कहिएगा और फिर √3 कहिएगा गुना में, कर मतलब 3 होता है। यानी 3 में 2 को √3 समाया हुआ रहता है। तो नीचे वाला √3 जो है, ऊपर वाला 2 को √3 को एक √3 कट बच जाएगा। यानी सॉल्व करने के बाद √3 बटा में 2 आएगा जी। अब देख लेते हैं जो √3 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसके बराबर कौन होगा सो देखते हैं। √3 बटे 2 किसका मान हो, साइन 60 डिग्री का मान 3/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, tan 60 का √3 और sin 30 का मान होता है 1/2, लेकिन हमको चाहिए था √3/2, इसीलिए तो इसका भी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 कर रहा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान क्या होगा। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन इस तरीके का आया था। आप देखिए, डिग्री 59 डिग्री, हो सकता है अगले सेट में भी ऐसा पिछला सेट में आया था कि यहाँ कोसेक कर दिया, वहां साइन कॉस, अबरी में tan वाला दे देगा जी, है ना। कोसेक 31 डिग्री है, जैसे 31 और 59 जोड़ के देख लीजिए, 31 और आपका 31 और 59, क्लियर, 90 आ जाएगा। 0 और 5 90, 90 आया, दिमाग लगा लीजिएगा, अरे यार कुछ तो है इसमें मामला भैया। 90 आया तो एक दिमाग सीधे लगाइएगा कि कोसेक
31 डिग्री को आप लिख सकते हैं, कोसेक का सेक में बदलता है, एक फॉर्मूला होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा जी। क्लियर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आपका कोसेक 31 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 31, लेकिन सेक लिखना पड़ेगा उसके जगह पर। तो कोसेक के जगह आप सेक लिख दीजिए और 31 के जगह 90 माइनस 31, और 90 माइनस 31 करिएगा, 90 माइनस 31 करिएगा तो आपका 59 आएगा जी। यानी सेक 59 आ जाएगा यहाँ वाला चीज, और ये सेक 59 तो घटाव में है, ये है सेक, सॉरी सेक लिखते हैं सही से, सेक 59 डिग्री। क्लियर, अब सेक 59 में सेक 59 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, यदि साइन 3/5 हो तो कोस ए का मान क्या होगा। सेम रिपीट हुआ, खाली साइन की जगह कुछ और था सेट नंबर 1 में, एकदम डिट्टो कॉपी हो रहा है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दें कि आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से यही सब क्वेश्चन रिपीट होगा, केवल मान बदल जाएगा, साइन की जगह कॉस वगैरह दे देगा। सुनिएगा ढंग से, साइन ए बराबर 3/5, आप एक ट्रायंगल लीजिए सबसे पहले, और साइन बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। पिछला बार बताए थे, पिछला सेट में, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आपको देखना होगा, पिछला सेट में देख लीजिएगा जी। तो P बाई एच होता है, इसको आसान तरीके से याद करने के लिए, P बाई एच, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा हाइट जी, ठीक है, और ये हो गया मेरा बेस। तो P बाई एच होता है तो P मेरा ऊपर वाला हो गया, यानी P मेरा 3 हो गया, और H हाइपोटेनियस यानी कर्ण मेरा 5 हो गया जी। तो 3 5, और अभी ट्रिपलेट तुरंत बताए कुछ क्वेश्चन पहले कि 3 4 5 होता है, तो ये 3 रहेगा तो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा के और रूट अंडर कर दीजिए तो आपका बी आ जाएगा। क्लियर, अब हमको पूछा क्या है, कॉस ए पूछा है, तो कॉस, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं सही से दिख जाए, कॉस ए, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी बेस मेरा 4 बटे हाइपोटेनियस 5, यानी 4/5, बी ऑप्शन हो जाएगा जी। क्लियर हो गया, 25 नंबर का क्लियर हो गया। 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, 26 नंबर कह रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार को ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा कर देते हैं, मीनार मतलब कुतुब मीनार जो भी है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। धरती पर मीनार भी होगा और वो बिंदु भी है, बहुत लंबा खींच दिए, छोटा खींचते हैं, ये जो है 15 मीटर दूरी पर है, और मीनार का निचला बिंदु पाद बिंदु कहते हैं। अब ऊपर वाला बिंदु से आप मिला दीजिए जी, क्यों मिलाइएगा सो हम बता रहे हैं, ऊपर वाला बिंदु से मिला दीजिए। ऐसा मिलाने के पीछे क्या रीजन है सो देखिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है सो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण होता है ये, मीनार का ऊंचाई, मान लीजिए ऊंचाई h से डिनोट करते हैं, तो ऊंचाई क्या होगा। अब आपको पता है कि tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस वाला P बाय यहाँ पर B होता है जी। परपेंडिकुलर को हाइट मान, पोटेनियस मत समझ लीजिएगा, h हाइट हो गया मीनार का बटे 15, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3 जी। ठीक है, अब ये सब मान नहीं याद रखिएगा तो पक्का है कि आपका मिस्टेक होगा। और यहाँ पर h बटे h बटे 15, ठीक है 15। अब ये 15 अगर इस साइड जाएगा तो √3, तो वो हाइट निकल जाएगा, यानी 15 होगा, यानी 26 नंबर का 15√3 हो। क्लियर, 26 नंबर क्लियर हो गया होगा। नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एबीसी में जिसका कोण बी समकोण, सी में त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, समकोण हो गया ए बी समकोण हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं बी, तो इसको सी बोला, ए बी बराबर 3√,
3√3 हो गया। और AC बराबर 6, AC बराबर 6, तो BAC का मान ज्ञात करिए। BAC का मान ज्ञात करिए। ई वाला कोणवा का मान कितना होगा? तो एक बात याद रखिएगा कि अगर ई कोण है यहाँ पर, तो ई वाला कोण परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई कोण है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, और इसके बगल वाला इन्हें वाला कहला जाएगा बेस, इधर वाला कहला जाएगा हाइपोटेनियस। लिख देते हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 6 जो लिखा है वो हाइपोटेनियस है, और 3 जो लिखा हुआ वो बेस हो जाएगा जी। अगर उस कोण की बात करें तो आप देखिएगा, आपको बेस यानी आधार और कर्ण दे दिया है, तो आधार बटे कर्ण किसका वैल्यू होता है जी? कॉस थीटा का वैल्यू होता है। और आधार मेरा कितना है? 3√3। ये को जाता है, बहुत बच्चा कंफ्यूज जी। परपेंडिकुलर है, और जिसको आप परपेंडिकुलर बोल, मेरा क्या है? बेस है, यानी ई वाला लाइन। नहीं बाबू, आपका कोण पर डिपेंड करता है कि कौन आधार और कौन है ना। 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, और जे कोण रहता है ओकर सामने वाला परपेंडिकुलर है, जे कोणवा पूछता है। अब H मेरा क्या हो गया जी? H मेरा है 6, तो आप यहाँ लिख दीजिए, काट दीजिए 3 से 2 बार में, ठीक। यानी B आ गया √3/2। कॉस कितना डिग्री बराबर √3/2 होता है? साइन 60 डिग्री बराबर √3, और कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 डिग्री बराबर भी √3/2। तो कॉस का निकाल रहे हैं, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस का 30 डिग्री और साइन का 60 डिग्री, तो कॉस का आप निकाल रहे हैं तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यानी 27 का हो जाएगा ए जी। क्लियर है? कोई मिस्टेक कर दिए यहाँ पर क्या? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बोल दिए क्या? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वृत्त स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद है? साफ साफ पता चल रहा है बाबू कि स्पर्श जो होता है वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। 29 नंबर देखिए, 5 सेंटीमीटर पी पर बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, वृत्त के बिंदु पी, यानी वृत्त पर ही बिंदु पी है जी। अगर हम वृत्त खींचे यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर वृत्त है, और अच्छे से बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, ये वृत्त हो गया, ठीक है। इस वृत्त पर एक बिंदु P है, यहाँ पर हम P मान लेते हैं, ठीक। P पर स्पर्श रेखा PQ, यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ पर Q ले लेते हैं, ठीक। PQ O से जाने वाली रेखा, O या केंद्र O से, ठीक है, इसका केंद्र O है जी, केंद्र O त्रिज्या हो जाएगा OP कितना? 5 हो जाएगा, ठीक। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर, O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, OQ बराबर 12 जी, ठीक है। 90 डिग्री कहाँ बनता है? स्पर्श रेखा के सामने। क्लियर? स्पर्श रेखा जहाँ कटता है, और स्पर्श रेखा जो मेरा त्रिज्या होता है वो जहां मिलता है वहां पर जी 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर? तो यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का 12 है, ये 5 है। अब बेवकूफी नहीं करिएगा कि 5 12 13 हो जाएगा, ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है, तो ये हो गया सबसे बड़ा भुजा, ठीक है। ये वाला 13 नहीं कह दीजिएगा। आप कर्ण में से आधार का स्क्वायर घटाइएगा तो आपका PQ मिलेगा। क्या पूछा है? PQ की लंबाई ही पूछा है। तो आप कर्ण यानी 12 का स्क्वायर में से 5 5 25 घटा दीजिए। आप 12 का स्क्वायर घटाओ 5 5 25, है ना, और उसका रूट अंडर करिएगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो स्क्वायर में है तो रूट अंडर करना पड़ेगा, बराबर है 144 में से घटाइएगा आपका 119 आएगा जी, उसको रूट अंडर में रखना। क्लियर? यानी डी हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सेम टू सेम लिखा है शायद, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 को हम सही से रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है सो देखिए।
ओ केंद्र वाले वृत्त में, यानी एगो वृत्त है जी, पीटी और टीक्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पीओ क्यू। सबसे पहले चित्र बनाइए, एगो वृत्त है, हम वृत्त बना दिए भैया। अच्छा, सही ढंग से यहाँ पर बनाते हैं, वृत्त बना दिए। अब इसमें से कह रहा है पीटी और टीक्यू, एक यहाँ पी हो गया, यहाँ और यहाँ पर क्यू हो गया, यहाँ टी हो गया, यहाँ टी, यहाँ पी, यहाँ क्यू जी। क्लियर। अब यहाँ इस प्रकार से हो गया, ठीक। अब कह रहा है पी ओ क्यू, ओ केंद्र वाला, केंद्र मेरा ओ हो गया, पी ओ क्यू, यदि ई वाला कोण 80 डिग्री का है जी। ई वाला कोण कितना डिग्री का है? 80 डिग्री का है। तो पी टी क्यू कोण जोड़ने के बाद डिग्री का है, तो ये 80 डिग्री और ये 100 डिग्री होगा ना, 180 होगा, यानी पी टी क्यू 100 डिग्री का हो जाएगा जी, यानी डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में क्या कह रहा है? 31 है एक मिनट, हाँ 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 160 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा में 60 डिग्री है ना, उसके बाद 360 नीचे लिख दीजिए, पाई का मान 22/7 और गुना में त्रिज्या यानी 14 गुने 14 कर दीजिएगा जी। क्लियर। आप 0 छक 36 6 हो गए नीचे, 7 ऊपर नीचे 3 जी, यानी 14 गुने 22 करिए जितना आएगा, अब बटा में 3 आएगा। सभी बटन में तो लिखा है 14 गुना 22 करिए, 14 28, 14 28 3, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, 31 का डी। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देखते हैं जी। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। बराबर है वृत्त की परिमाप यानी 2 पाई। क्लियर। तो बताइए आर क्या होगा? ठीक है, संख्यात्मक रूप में बराबर यानी कहने का मतलब संख्या में बराबर, दोनों बराबर है तो पाई पाई से कट गया और आर स्क्वायर एक आर से कट गया, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 इकाई आ जाएगा, यानी 2 मात्रक हो जाएगा जी। ये भी एक एनसीईआरटी 2 कॉपी क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में। कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आर त्रिज्या वाले आर स्क्वायर, इसका चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन। क्लियर। 1/4 पाई आर स्क्वायर। और एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, नहीं तो साफ साफ आपका इसका आंसर हो जाना था, ये था पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का पाई आर स्क्वायर एच कहीं है? ये तो पाई कर दिया है जी, एक पाई पर स्क्वायर कर दिया, पाई पर स्क्वायर पर स्क्वायर कर दिया, नहीं ये चारों ऑप्शन गलत है। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा जी। ठीक है, ये ऑप्शन रहता तो सही होता, नहीं तो गलत होगा जी। आप लोग बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत, ऑप्शन सब गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला, आप अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं कि क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर मेरा कितना है? 14। 14 गुने 14, 7 से काटिए 2 बार में। अब 14 गुने 2 दूनी 4, 4 22 चक 88, 88 गुने 14 जी। क्लियर। 88 गुने 14 होगा
तो आपका कितना आ जाएगा? 88 को आप 14 से गुना करिएगा, तो गुना करके देख लेते हैं, या तो आप गुना कर लीजिएगा। इसका आ जाएगा, इसको गुना 4312 आ जाएगा जी, जो कि 4312 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? 14 गुने 88 करके देख लीजिए। आप 80 गुने 10 भी कर लीजिए ना, 88 छोड़ दीजिए 80 कीजिए, और 14 छोड़ दीजिए 10 कीजिए, तो 8 पर डबल जीरो। अरे 80 गुने 14, 88 गुने 14 करते हैं, नहीं आता है 43। अच्छा गुना करके ही देख लेते हैं भैया। ये सबको हटाइए, गुना करके ही देख लेते हैं। ये हो गया 88, ये हो गया 32 के 2, बाकी हाथ में 3, 8 चक 32, 33, 34, 35 हो गया जी, और 88 का 88 हो जाएगा। आप यहाँ लगाइएगा तो आपका हो जाएगा, जोड़ के आएगा 2, 8 5 13 3, बाकी हाथ में 1, 8 5 13 3, बाकी हाथ में 8 3 11 1 12, 1232, 1232 जी, 1232 सी ऑप्शन है ना। अच्छा, हम गलत कैलकुलेशन, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा 1232 जी। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ है, बाकी आप कैलकुलेशन करिए, वही हो जाएगा। क्लियर? अगला देख लेते हैं क्या होता है। यदि किसी घनाभ की लंबाई L और चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा? सिंपल सी बात है, L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है जी। क्लियर? 37 नंबर देखिए, x 3 4 5 का माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा? माध्य कैसे निकालते हैं? x जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, और जय गो हो उतना से भागा, 4 गो है 4 से भागा, अब बराबर में माध्य आ गया 5, 5 चौके 20, यानी x प्लस ई सब, x प्लस 12 बराबर 5 चौक 20, तो x बराबर 8 आ जाएगा, 12 को 20 में 8 आ जाएगा, यानी x बराबर 8 जी। देख लेते हैं, 37 नंबर हो गया। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर क्या कह रहा है? वर्ग अंतराल और उच्च सीमा, और वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं। पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था, और हम बताए थे पिछले सेट में कि अगर वर्ग अंतराल, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता और उच्च सीमा नीचे रहे, तो उच्च सीमा अगर रहेगा तो निम्न बनेगा जी, और निम्न सीमा रहेगा तो उच्च बनेगा। ऑप्शन देख लीजिए, 38 का ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, 38 नंबर का ऑप्शन कह रहा है से कम प्रकार का त्वरण। उच्च सीमा बोला तो से कम प्रकार का त्वरण होगा, अगर कहीं निम्न सीमा बोला तो से अधिक प्रकार का त्वरण होता। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उच्च सीमा बोला है। 39 देख लीजिए, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई और ई नहीं की प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। सारी प्रायिकता जोड़ने के बाद क्या होता है? पीई प्लस पीई नॉट जोड़िएगा, हमेशा क्या बनाएगा? 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, लास्ट क्वेश्चन है जी। एक साथ दो सिक्के, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। एक साथ दो सिक्का उछालेंगे तो एगो हेड आ सकता है, एगो टेल आ सकता है। ठीक है, से है प्रायिकता से। दूसर का एगो हेड आएगा, दूसर का भी हेड आ सकता है। पहला कम टेल आ जाएगा, दूसर का में हेड आ जाएगा। पहला में टेल और दूसर का में भी टेल जी। अब क्या पूछा है? कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें, तो दो हेड है, यानी एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, यानी 3 प्रायिकता है, और टोटल कितना है? 4। टोटल आने की संभावना 4 है, और जो बोला है वो 3 बार, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा 3/4 है जी? ऑप्शन नंबर, हाँ, डी नंबर 3/4 है ना, तो डी हो जाएगा आपका 3/4। क्लियर हो गया? सेट नंबर 2 टोटल कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा सेट नंबर 3 सारा क्वेश्चन, और इसी तरीके से जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब आप लोग चैनल को, हम आगे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।